नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू। और कुछ टाइम पहले हमने महाद्वीप और जो मैपिंग है इसकी सीरीज स्टार्ट की थी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी या फिर बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एक कॉन्टिनेंट और मैपिंग वाली सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो इसी के चलते हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी और उसका एक लेक्चर भी अपलोड हो गया था। उस सीरीज के अंतर्गत आज ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, कॉन्टिनेंट और मैपिंग सीरीज के अंतर्गत आपको हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। कॉन्टिनेंट और मैपिंग नाम से एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पहले लेक्चर को आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। महाद्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है। तो सारी बेसिक चर्चाएं हमने की थी, कैसे आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, वो सारी चीजें हमने बताई थी। तो वो पहला लेक्चर आप लोग जरूर देख लें, जिस भी बच्चे ने, आप में से किसी ने नहीं देखा है तो। ठीक है, आज सेकेंड लेक्चर इसके अंतर्गत होगा और हम एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट का पहला भाग या फिर फर्स्ट पार्ट होने वाला है। बहुत ही डिटेल में बारीकी से हम एक एक चीज यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से इस सीरीज को फॉलो करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने नहीं किया है तो। चलिए बिना देरी किए हुए हम सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, एशिया के अंतर्गत भी हम दक्षिण एशिया को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एशिया के बारे में कुछ बेसिक बातों को या फिर कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक स्टार्टिंग करेंगे हम एशिया कॉन्टिनेंट की और यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूं, फिर हम सीधे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं लाइव, ठीक है, तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरा ज्योग्राफी का लाइव कोर्स मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं हमारी रूट एप्लीकेशन पर। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, टेस्ट मिल जाते हैं, लगभग एक साल की वैलिडिटी मिल जाती है। इसके अलावा जो ये कोर्स है, ये एक फाउंडेशन कोर्स है जो कि हर एक एग्जाम की दृष्टिकोण से बेनिफिशियल है। तो इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, दोनों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट भी हैं यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे हमारी रूट एप्लीकेशन पर, है ना। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको स्पेशल जीएस पढ़ना है तो जीएस का एक आरंभ बैच हमने स्टार्ट किया है, जो कि जीएस का एक फाउंडेशन बैच है। सिविल सर्विसेज स्तर का ये बैच है, एक फाउंडेशन बैच है। लगभग आपको 11 सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी कोर्स आप अवेल करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डीएससीजीटी कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी एप्लीकेशन है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन, यहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट मिल जाते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पर स्थित है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर भारत स्थित है और यहाँ पर ही आपको ये जो एक कॉन्टिनेंट दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट या फिर एशिया महाद्वीप। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के अनुसार भी और क्षेत्रफल के अनुसार भी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टोटल 7 महाद्वीप हैं। पहला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, नीचे अंटार्कटिक पांचवा, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल ये 7 महाद्वीप हैं। जो मैंने अभी आपको क्रम बताया है ये अकॉर्डिंग टू एरिया है या फिर क्षेत्रफल के अनुसार है, मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप, उससे छोटा महाद्वीप, फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार से क्रम के अनुसार ये महाद्वीप मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया हुआ है ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट का मैप है और सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट को ही स्टडी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एशिया का मैप जूम कर दिया है, तो इसको ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट, है ना। अब देखिए एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किन किन वाटर बॉडी से ये सराउंडेड है ना, किन किन जलीय निकायों से ये घिरा हुआ है, किन किन महासागरों से। खासतौर पर अभी हम डिस्कस करेंगे महासागरों से घिरा हुआ है। तो यदि आप ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है आप देख सकते हैं, तो इसके यदि आप नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, तो आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। जो ये पूरा आप ब्लू कलर से दिख रहे हैं यहाँ पर, इसके नॉर्थ में ये कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन या फिर आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो याद रखना है नॉर्थ में या फिर उत्तर में किससे घिरा हुआ है ये एशिया कॉन्टिनेंट। ये रशिया है पूरा, है ना, रूस वाला पार्ट है ये। तो ये आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। ईस्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है, यह वाला ओशन कौन सा है, तो ये ओशन है पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है बच्चों, ये है प्रशांत महासागर या फिर
पैसिफिक ओशन है ये, ठीक है, जो कि 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। यदि आप पश्चिम की ओर चलेंगे, है ना, वेस्ट की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक सागर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर, है ना, या फिर मेडिटेरियन सी इसको हम बोलते हैं, जो कि अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो महासागर है इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर, और ये जो पूरा आपको महासागर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर का ही ये हिस्सा है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर बोल लीजिए या फिर आप क्या बोल लीजिए, भूमध्य सागर बोल लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि अटलांटिक का ही हिस्सा है। दक्षिण में यदि आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो गया अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में आप देखेंगे तो इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर से हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये घिरा हुआ है। तो लगभग सारे महासागर से ये घिरा हुआ है, 1 2 3 और 1 4, सिर्फ दक्षिणी महासागर को छोड़ दीजिए, है ना। दक्षिणी महासागर या फिर जिसको हम अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये, है ना, यहाँ पर ये वाला जो महासागर है इसको हम अंटार्कटिक महासागर, बस इससे घिरा हुआ नहीं है, बाकी सारे महासागरों से, चारों महासागर से एशिया कॉन्टिनेंट घिरा हुआ है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतनी बात हो गई, तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि किन किन वाटर बॉडी से, खासतौर पर महासागरों से हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये सराउंडेड है। जो अभी सागर है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझिए, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और मैप है जो एक पूरा ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। कुछ बेसिक बातों के बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया के अकॉर्डिंग और जनसंख्या के अनुसार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल जो भूभाग है उसके भूभाग का कितना परसेंट एरिया कवर करता है। तो ये जो आप पूरा आप महाद्वीप देखते हैं ना, ये जो आप पूरे महाद्वीप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इस लैंड एरिया का यदि आप स्थल खंड भाग का यदि आप देखेंगे तो लगभग 30% हिस्सा, कितना, 30% हिस्सा एशिया महाद्वीप कवर करता है। कितना, 30% हिस्सा जो लैंड एरिया है इसका 30% हिस्सा कवर करता है। और यदि आप टोटल हमारी अर्थ की बात करेंगे तो इसका 8.70%, 8.70% भूभाग कवर करता है। फिर से ध्यान से सुनिए, जो आप यहाँ पर महाद्वीप दिख रहे हैं ना, लैंड एरिया मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये जो पूरा आपको भूभाग दिख रहा है, भूखंड दिख रहा है, इसके इससे यदि आप कंपेयर करेंगे तो इसका 30% कवर करता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। और पूरा आप जलीय निकायों को मिला लीजिए, महासागरों को मिला लीजिए, स्थलखंड को मिला लीजिए, तो इसका लगभग 8.70% कवर करता है। तो ये डेटा भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, जनसंख्या का कितना प्रतिनिधित्व करता है ना, जनसंख्या, पॉपुलेशन की यदि आप बात करेंगे तो विश्व की जनसंख्या का 60% हिस्सा जो है हमारा एशिया महाद्वीप प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि आपको पता होगा, चाइना हो गया, है ना, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा आप यहां देखेंगे बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये ऐसे देश हैं कि जो कि टॉप 10 के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना, वर्ल्ड में यदि आप देखेंगे तो टॉप में आते हैं ये। तो इस कारण से आप देखेंगे तो विश्व की अकेले 60%, सॉरी, विश्व के अकेले, हाँ, 60% जो पॉपुलेशन है वो एशिया कॉन्टिनेंट ही कवर करता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। तो ये सारे डेटा जो मैंने आपको बताया कि स्थल खंड का 30% भाग कवर करता है, कुल हमारा जो पूरी पृथ्वी है इसका 8.70% कवर करता है, और जनसंख्या का 60% हिस्सा हमारा एशिया कवर करता है। तो एक कुछ डेटा भी आपको याद रखना है, खासतौर पर वनडे जैसे एग्जामों में डेटा पूछ लिए जाते हैं। यहां पर देखिए, लिखे हैं विश्व के क्षेत्रफल का 8.70% है, स्थल खंड के क्षेत्रफल का 30% है ना, मतलब कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा जो है लैंड एरिया है, और जनसंख्या का 60% हिस्सा कवर करता है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसका विश्व में प्रथम स्थान आता है या फिर पहला स्थान आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा चूंकि पहले नंबर पर आता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, तो कुछ बड़े देश अकॉर्डिंग टू एरिया और कुछ छोटे देश पॉपुलेशन और एरिया के अकॉर्डिंग, ये भी हम देख लेते हैं। तो आपको पता ही होगा, चाइना विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, भारत दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अब कुछ बच्चे अभी बोलेंगे कमेंट में कि सर अभी यूएन की एक एजेंसी की रिपोर्ट आई थी कि भारत जो है,
ठीक है, भारत की जनसंख्या चीन से आगे हो गई है, मतलब भारत पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर टिक करने से पहले, कि ये जो अभी डेटा यूएन की एजेंसी ने दिया था ये सेकेंडरी डेटा के आधार पर था, है ना, प्राइमरी डेटा के आधार पर ये डेटा नहीं आया है। तो भारत को अभी हमें सेकेंड नंबर पर ही रखना है, चीन अभी भी पहले नंबर पर ही है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है इसको भी जरा समझ लीजिए। देखिए, प्राइमरी डेटा बच्चों क्या होता है कि जब अभी आपको पता होगा 2011 की सेंसस हुई थी, है ना, फिर 2021 में सेंसस होनी थी, लेकिन कोविड के कारण ये सेंसस नहीं हो पाई, लेकिन कभी ना कभी तो होगी, है ना, 23 में होगी, 23 तो चल ही रहा है, 24 में जब भी होगी, इलेक्शन के बाद होगी, लेकिन होगी। तो जब उस सेंसस से जो डेटा निकल के आएगा कि भारत की एक्चुअल जनसंख्या, क्योंकि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ लगभग जनसंख्या थी, और अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 144 143 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो सकती है। लेकिन एक्चुअल डेटा कब आएगा, जब हम सेंसस को करवाएंगे, है ना, और उस सेंसस के आधार पर फिर हम चीन से कंपेयर करेंगे कि हम उससे आगे हैं या फिर पीछे हैं। अभी जो यूएन की एजेंसी ने डेटा दिया था वो सेकेंडरी डेटा था, है ना, मतलब पिछला जो रिकॉर्ड है उस आधार पर उन्होंने एक अंदाजा लगाया, और उस आधार पर उसने ये बोला कि भारत की जनसंख्या चीन को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, तो हमें चीन को ही फर्स्ट पर यहां पर रखना है, आपको याद रखना है। तो एरिया के अकॉर्डिंग पहले हम पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। चीन पहले पर है, सेकंड पर भारत है, थर्ड पर इंडोनेशिया है, फोर्थ पर पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट के 4 बड़े देश है ना, ये वर्ल्ड के नहीं है बच्चों, ये एशिया की हम बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, एशिया की बात कर रहे हैं। तो चीन और भारत तो आपको पता ही है, इंडोनेशिया भी आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और फिर आता है पाकिस्तान। एरिया की यदि आप बात करेंगे तो चीन पहले नंबर पर है, ठीक है, भारत सेकंड पर है, कजाकिस्तान थर्ड पर है, और सऊदी अरेबिया चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, अब रशिया की बात आप करें तो रशिया यदि आप देखेंगे तो पॉलिटिकली वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, ज्योग्राफिकली यदि आप देखेंगे तो ज्यादातर पार्ट उसका हमारे एशिया में है, पर पॉलिटिकली वो कहाँ आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर रूस पहले पर आएगा। ठीक है, पॉलिटिकली वो किस में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गए चार चार बड़े देश। अब सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दोनों में, है ना, पॉपुलेशन में भी, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी, दोनों में सबसे छोटा जो देश है वो है मालदीव। मालदीव सबसे छोटा देश है, एरिया में भी, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी, पॉपुलेशन में भी। लगभग 28 से 30 हजार जनसंख्या है सिर्फ मालदीव की, तो आपको याद रखना है ना, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, दक्षिण एशिया के अंतर्गत ही आता है। हमने पढ़ा है 8 डिग्री चैनल, है ना, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य में। तो अभी हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एशिया कॉन्टिनेंट के बच्चों यदि आप मैप को देखोगे, है ना, तो यहां पर यदि आप देखोगे, ठीक है, ये यदि आप यहां पर देखोगे तो ये पूरा हमारा, ये हमारा भारत है, यहां पर ये एशिया कॉन्टिनेंट है ना, तो ये आप देखोगे तो यूरोप से पूरा जुड़ा हुआ सा दिखाई देता है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ दिखाई देता है। एक बार मैं अच्छे से यहाँ पर मैप बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो, ठीक है, इस प्रकार से ये यूरोप से पूरा जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो पूरा यूरोप और एशिया जुड़ा हुआ दिखाई देता है, एक ही महाद्वीप देखने को मिलता है। बाकी महाद्वीप आप देखेंगे तो थोड़ा अलग अलग दिखाई देंगे, है ना, ये भी अलग दिखाई देगा, ये भी, लेकिन यूरोप और एशिया आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको ये याद रखना है कि एशिया और यूरोप के बीच में कुछ स्पष्ट कोई बॉर्डर नहीं है, है ना, कोई लाइन नहीं है जिससे जिससे बताया जाए कि ये यूरोप है या एशिया, लेकिन कुछ नेचुरल बॉर्डर्स हैं, है ना, कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं, कुछ प्राकृतिक बॉर्डर्स हैं जिसके आधार पर एशिया और यूरोप का विभाजन किया गया है। क्या क्या है वो चीजें हम मैप में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर यदि देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक यूराल माउंटेन देखने को मिलता है ना, रशिया वाले पार्ट में यहाँ पर आपको यूराल माउंटेन देखने को मिलता है ना, यूराल माउंटेन। यहां से आप यूराल माउंटेन से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं यूराल नदी, है ना, यूराल नदी हमें यहां पर एक देखने को मिलती है। यूराल नदी के दक्षिण में आएंगे तो आपको यहां पर एक कैस्पियन सागर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कैस्पियन, कैस्पियन सागर देखने को मिलता है, कैस्पियन सी देखने को मिलता है। अब ये कोई सागर नहीं है, ये झील है, इसमें हम इसके बारे में बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। इसके अलावा यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक काकेशस पर्वत देखने को मिलता है। क्या, काकेशस पर्वत देखने को मिलता है। ठीक है, क्या नाम है इसका, काकेशस पर्वत।
काकेशस पर्वत। यहां पर आप देखेंगे तो काला सागर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? काला सागर, ब्लैक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरे मैप में हम यहां पर चलते हैं। यहां पर एक बार आप देख लीजिए, है ना, ये यूराल माउंटेन हो गया, यहां पर यूराल नदी हो गई, यहां पर कैस्पियन सागर हो गया, यहां पर काला सागर हो गया, यहां पर काकेशस पर्वत हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर जाएंगे तो आपको यहां पर मेडिटेरियन सी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और यहां पर हमारा ये एशिया कॉन्टिनेंट है। तो ये कुछ प्राकृतिक बॉर्डर्स हैं जो कि एशिया और यूरोप के बीच में सीमा का निर्माण करती हैं, प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करती हैं या फिर बॉर्डर का निर्माण करती हैं। तो इनके बारे में याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया और यूरोप को पृथक करने वाली नेचुरल बॉर्डर्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सारी चीजें, है ना, यहाँ पर पीछे लिखा होगा ये। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। देखिए, एशिया और यूरोप के मध्य में कोई भी स्पष्ट सीमा नहीं है, है ना, कुछ नेचुरल बॉर्डर्स इसको सेपरेट करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे, यूराल पर्वत हो गया, यूराल नदी हो गई, काकेशस पर्वत हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, एक बॉस्पोरस स्ट्रेट है और एक डार्डेनल्स स्ट्रेट है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी इतना तो आपको पता हो गया कि फिर से हम देख लेते हैं। यूराल पर्वत हो गया, है ना, यहां से ही यूराल नदी निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, ये कैस्पियन सागर हो गया, काकेशस पर्वत हो गया, ब्लैक सी हो गया, ठीक है, मेडिटेरियन सी हो गया, और यहां पर ही आपको दो जल संधियां देखने को मिलेगी। एक है बास्पोरस स्ट्रेट, बास्पोरस जल संधि, और एक है डार्डेनल्स स्ट्रेट, डार्डेनल्स जल संधि। कुछ बच्चे कमेंट में बोल रहे थे कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ाते। तो देखिए, मैं कोशिश पूरी करता हूं कि टर्म्स जो हैं, है ना, जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे जल संधि को स्ट्रेट बोलते हैं, सागर को सी बोलते हैं, माउंटेन्स, इस प्रकार के टेक्निकल टर्म्स यूज करूं, है ना। यदि आप सोचेंगे मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ाऊं तो पूरा इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा मीडियम हिंदी ही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी टर्म्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर पूरे एक्सप्लेन करूं या फिर बताऊं, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कीजिए, है ना। कोशिश हम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हम यहाँ पर यूज़ करें, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, चाहे उसका कोई भी मीडियम हो। ठीक है, तो ये बॉस्पोरस स्टेट और डार्डेनल्स स्टेट को एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, बॉस्पोरस स्टेट की यदि हम बात करेंगे तो जो ब्लैक सी है ना, यहाँ पर आप देखिए, ये ब्लैक सी है। ठीक है, ये ब्लैक सी है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो ब्लैक सी के यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, इसको, इसी पार्ट को मैंने जूम कर दिया है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर जूम कर दिया है। ठीक है, तो ये ब्लैक सी है, ठीक है, काला सागर है, और इसके बीच में आप ये जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, ये पूरा जो ग्रीन कलर से आपको देश दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं तुर्की है। अभी वर्तमान में इसका नाम तुर्की हो गया है, टर्की या फिर तुर्की जिसको हम बोलते हैं। बीच में आपको एक सागर देखने को मिलेगा, मरमरा सागर, और यहाँ पर आपको एक सागर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एजियन सी या फिर ओजियन सी, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट आपको दिख रही है, ये इसको हम बोलते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट, और यहाँ पर जो आपको स्ट्रेट दिख रही है इसको हम बोलते हैं डार्डेनल्स स्ट्रेट, है ना। तो इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये भी एशिया और यूरोप को पृथक करती हैं। तो जो बॉस्पोरस स्ट्रेट है ये कहां पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल स्टार इस पर लगा लेना। तो ये सबसे पहले देख लीजिए कि काला सागर और मरमरा सागर, है ना, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का कार्य करती है कौन सी जल संधि, बॉस्पोरस जल संधि, है ना। ये तुर्की के अंतर्गत देखने को मिली। तुर्की का पूरा क्या है, इस्तांबुल है, तुर्की का इस्तांबुल वाला रीजन है, आपको याद रखना है, और यहाँ पर ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और जो डार्डेनल्स स्ट्रेट है ये आपको सी ऑफ मरमरा या फिर ओजियन सी को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, किसको, सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर और ओजियन सी को आपस में कनेक्ट करती है। तुर्की के ही अंतर्गत ये आपको जल संधियां दिखाई देती हैं, और दोनों ही एशिया और अफ्रीका को अलग करती हैं। अब आप में से बच्चों को डाउट आएगा जो नया नया पढ़ना स्टार्ट करें कि सर तुर्की में ही है ये तो, और तुर्की तो एशिया में आता है। तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, जो कि दो कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। इनका कुछ पार्ट एशिया में भी आता है और कुछ पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है। तो उनमें से तुर्की भी एक ऐसा देश है। इसका जो ये वाला हिस्सा है, इस्तांबुल वाला, ये, ठीक है, ये पार्ट किस में आता है ना, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। वैसे आप तुर्की देखेंगे तो एशिया का पार्ट है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका ज्योग्राफिकली यूरोप में भी आता है। एक रूस देश है, उसका भी आप देखेंगे, रूस वैसे देखा जाए तो वो पॉलिटिकली यदि आप देखोगे तो
यूरोप कॉन्टिनेंट में ही आता है, लेकिन ज्योग्राफिकली उसका बहुत बड़ा हिस्सा किस में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो बास्पोरस स्ट्रेट और डार्डेनल्स, ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिमी तुर्की में है, ये उत्तर पश्चिमी हिस्सा है तुर्की का। तो ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, और मरमरा सागर और एजियन सी को कौन जोड़ता है, डार्डेनल्स स्ट्रेट जोड़ता है। तो ये सारे बच्चों जितने भी मैंने आपको यहाँ पर प्राकृतिक बॉर्डर्स बताए हैं, यूरल माउंटेन, यूरल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, ब्लैक सी, है ना, बॉस्पोरस स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट, मरमरा सागर, मरमरा सागर भी आप ऐड कर लेना, और यहाँ पर ओजियन सी, है ना, ये मेडिटेरियन सी का ही हिस्सा है, ओजियन सी और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ये एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया एशिया, है ना, एशिया से कैसे पृथक हो रहा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे ये एशिया से पृथक हो रहा है, एशिया यूरोप से पृथक हो रहा है। अब यहाँ पर इसका एक और पड़ोसी है ना, यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा है, अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका से कैसे पृथक हो रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका यदि हम जाएंगे बच्चों, तो अफ्रीका में तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी, रेड सी, बाब अल मांडेव स्ट्रेट और स्वेज कैनाल, ये तीन चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, है ना, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप या फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला जिसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला मतलब जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको हम पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अफ्रीका। क्या बोलते हैं इसको, हम अफ्रीका बोलते हैं। तो ये अफ्रीका है और ये क्या है, एशिया है ना, एशिया है। अब इसके बीच में आप देखेंगे तो आपको ये सागर दिखाई दे रहा है जिसको हम बोल रहे हैं लाल सागर, ठीक है, ये लाल सागर हो गया। यहाँ पर एक कैनाल है जिसको हम बोलते हैं स्वेज कैनाल, 1869 में ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ था, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करता है। इनको हम बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एशिया कॉन्टिनेंट जो दूसरे कॉन्टिनेंट है उनसे कैसे सेपरेट हो रहा है। यूरोप को हमने पढ़ लिया, अभी हम अफ्रीका को पढ़ लें। तो लाल सागर, स्वेज कैनाल एक कृत्रिम नहर है, मानव के द्वारा निर्मित नहर है, ठीक है, खोद करके बनाई गई है। और यहां पर आपको एक स्टेट दिख रही होगी, बाब अल मांडेव स्टेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि है। ये किसको आपस में कनेक्ट करती है, बाब अल मांडेव स्टेट, तो ये यमन, है ना, और जिबूती, यमन और जिबूती को आपस में मतलब सेपरेट करती है, अलग करती है। और अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी या फिर अदन की खाड़ी और लाल सागर को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, ये सारी जल संधि हम बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको सेपरेट जो ये नेचुरल बॉर्डर्स कर रही हैं इनको डिस्कस करा रहा हूं, ठीक है। तो तीन चीजें याद रख लेना, लाल सागर, बाब अल मांदेव स्ट्रेट और स्वेज कैनाल, ये अफ्रीका से एशिया को सेपरेट करती हैं, ठीक है। अगला हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, है ना, नॉर्थ अमेरिका की हम बात करेंगे। तो ये हमारा एशिया है और ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो यहां पर भी एक स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, है ना। यहाँ बेरिंग जो जल संधि है, ये आप देखेंगे ये जो राज्य है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है ना, इसको बोलते हैं अलास्का। क्या बोलते हैं, अलास्का, अलास्का किसका है भैया, अलास्का दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलास्का, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पर देश दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रसिया या फिर रूस, ठीक है। इसके बीच में एक सकरा सा जलीय निकाय है यहाँ पर जिसको हम बोल रहे हैं बेरिंग स्ट्रेट या फिर बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि के थ्रू जो हमारा एशिया है, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, बेरिंग जल संधि के थ्रू हमारा एशिया कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से अलग होता है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है ना। तो पहले हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर यूरोप पढ़ा, फिर हमने अफ्रीका पढ़ा, फिर अभी हम नॉर्थ अमेरिकी पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका से जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू सेपरेट होता है या फिर अलग होता है, ठीक है। समझ में आ गई बेरिंग स्ट्रेट, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं बेरिंग स्ट्रेट को, ठीक है। ये ये देखिए, ये अलास्का है, ये यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है ना, यूएसए में जो स्टेट है उसमें सबसे बड़ा स्टेट अलास्का है, ठीक है। तो अलास्का और ये रशिया वाला पार्ट हो गया, इसी मैप को मैंने इस वाले हिस्से को जूम कर दिया, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने जूम कर दिया, ठीक है। तो ये वही चीज है। तो यहाँ ऊपर आप देखेंगे नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में हम चलते हैं थोड़ा सा, देखिए नॉर्थ में चलते हैं। यहाँ पर जो ये सागर है, अभी मैंने बताया था नॉर्थ में कौन सा है, आर्कटिक, और यहाँ पर कौन सा ये
प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो ये उत्तर में आर्कटिक महासागर है, नीचे ये प्रशांत महासागर है। तो आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है चुक्सी सागर, और प्रशांत महासागर का यहाँ पर हिस्सा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है बेरिंग सागर, है ना। बेरिंग सागर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में कनेक्ट करती है बेरिंग जल संधि, है ना। चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करती है। इसके अलावा अलास्का और रसिया को ये अलग करती है, ऐसा बोल लीजिए। मतलब ऐसा बोलेंगे कि चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को कनेक्ट करती है बेरिंग जल संधि, और अलास्का जो कि यूएस का हिस्सा है, यूएसए का हिस्सा है, अलास्का से रसिया को सेपरेट करती है बेरिंग स्ट्रेट। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू जो हमारा एशिया है वो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से अलग होता है। अलास्का की यदि हम बात करें तो यूएसए का सबसे बड़ा राज्य, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है, न्यू गिनी द्वीप, इसको भी पढ़ना आवश्यक है। बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। न्यू गिनी द्वीप क्यों पढ़ना आवश्यक है? क्योंकि जो ये न्यू गिनी द्वीप है ना बच्चों, ठीक है, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। वर्ल्ड का ग्रीनलैंड के बाद, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट द्वीप है न्यू गिनिया द्वीप। इसको हम बोलते हैं न्यू गिनी द्वीप या फिर न्यू गिनिया आइलैंड इसको हम बोलते हैं। इसके दो पार्ट हैं, है ना। ये बीच से लाइन खींच दी मैंने। तो ये वाला जो हिस्सा है, एक पार्ट ये है और एक ग्रीन कलर का ये पार्ट ये है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है मस्टर्ड, जो मस्टर्ड कलर से आप यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी, जो मस्टर्ड कलर से आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। मतलब इस द्वीप का पश्चिमी हिस्सा, इस द्वीप का, इस आइलैंड का वेस्टर्न जो हिस्सा है ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है, इंडोनेशिया का पार्ट है। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न हिस्सा है, ये एक स्वतंत्र देश है जिसको हम बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में आपने सुना होगा पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला, है ना। तो ये वही देश है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो जो ये पपुआ न्यू गिनी है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सातवां महाद्वीप, कौन सा बताया था? ओशिनिया, याद है? जिन भी बच्चों ने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है ध्यान से देख लेना। ओशिनिया महाद्वीप बताया था, ओशिनिया महाद्वीप का ही हिस्सा है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ग्रीन वाला हिस्सा ओशिनिया में आता है और ये वाला हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है। ये इंडोनेशिया का हिस्सा है और ये संप्रभु देश है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। और ये पूरे आइलैंड को हम बोलते हैं, इसको साथ में बोलते हैं न्यू गिनी आइलैंड। बात समझ में आ गई? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये पूरा आइलैंड है न्यू गिनी आइलैंड, ये वाला हिस्सा इंडोनेशिया के पास है और ये वाला हिस्सा एक पपुआ न्यू गिनी के नाम से स्वतंत्र देश है। ये वाला जो हिस्सा है पपुआ न्यू गिनी, ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है और ये वाला जो हिस्सा है ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। जब हम आइलैंड पढ़ेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझो। तो आप इतनी बात समझ गए, ठीक है, कि एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप से कैसे अलग होता है, अफ्रीका से कैसे अलग होता है, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट से नॉर्थ अमेरिका से कैसे अलग होता है, और यहाँ पर ये आइलैंड है न्यू गिनी आइलैंड। तो ये दो चूंकि महाद्वीपों में बटा हुआ है तो इसके बारे में भी आपको पता हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। चलिए अब देखिए, चूंकि एशिया कॉन्टिनेंट अभी हमने डिस्कस किया कि पूरे भूभाग का 30% एरिया कवर करता है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना। तो इतने बड़े कॉन्टिनेंट को हमने दिशाओं के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखा है, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो देश है इसको हम बोलेंगे पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया, है ना। यहाँ से यदि मैं इस प्रकार से लाइन खींच दूं इस प्रकार से, है ना, तो ये हो गया दक्षिणी हिस्सा, ये हो गया दक्षिण पूर्वी हिस्सा, ये हो गया पूर्वी हिस्सा, ये हो गया उत्तर एशिया, ये हो गया वेस्टर्न एशिया, है ना। ऐसे ही दिशाओं के अनुसार हमने अलग अलग पार्टों में इसको बांट रखा है। तो ये हो गया पश्चिमी एशिया, है ना। ये जो आप देख रहे हैं खासतौर पर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री आ गई इसके अंतर्गत, है ना। ईरान, इराक, तुर्की, अरेबियन पेनिनसुला, ये पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आते हैं। इसके ही बगल में आप देखेंगे ये हमारा भारत वगैरह जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये आते हैं साउथ एशिया, है ना। सदर्न एशिया के अंतर्गत आते हैं, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। ऊपर आप ये देख रहे हैं रशिया वाला पार्ट, ये आता है नदर्न एशिया या फिर उत्तरी एशिया के अंतर्गत आते हैं। ये बीच में आप देख रहे हो ये सेंट्रल में है, तो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें स्थान वाले देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, है ना। ये सभी जो स्थान वाले देश हैं, है ना, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके जो स्थान वाले देश हैं ये मध्य एशिया में आते हैं। यहां पर आप देखेंगे चाइना, मंगोलिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये ईस्टर्न एशिया, पूर्वी एशिया में आते हैं। और यहाँ पर जो बैगनी कलर से आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं दक्षिण
पूर्वी एशिया। आसियान आपने सुना होगा, है ना, आसियान। तो आसियान इन्हीं का संगठन है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत ये देश आते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक एक करके पढ़ना है ना। पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इनको हमें एक एक करके डिस्कस करना है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदर्न एशिया के बारे में, दक्षिण एशिया के बारे में, जो कि हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। तो हम यहाँ से ही इसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। बहुत ही डिटेल में एक एक करके हम डिटेल में यहाँ पर चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, दक्षिण एशिया, ठीक है। दक्षिण एशिया को हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दक्षिण एशिया की बात की जाए तो यहाँ पर मैप आपको दिख रहा है, ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं ना। ये पूरा एशिया का मैप है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इसमें से ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दक्षिण एशिया। चूंकि दक्षिण में एशिया है, चूंकि दक्षिण में ये स्थित है, एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण में, इसलिए इसको हम साउथ एशिया या दक्षिण एशिया बोलते हैं। कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहले अफगानिस्तान, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान, ठीक है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ये कितने देश हो गए? एक, ठीक है, ये हो गया दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ, ठीक है। टोटल 8 देश ऐसे हैं बच्चों जो दक्षिण एशिया या फिर सदर्न एशिया, साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं। पहला एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहां से ही बन जाएगा कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो कौन कौन से देश आते हैं? तो ये देश आते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इनकी कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं, सारी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि भारत वगैरह को तो हम डिटेल में पढ़ते ही हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। लेकिन फिर भी जो जो पॉइंट है हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्हीं जो ये दक्षिण एशिया के देश हैं, इनका एक संगठन भी है ना, संगठन भी है जिसको हम बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? शार्क, है ना, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, शार्क बोलते हैं इसको हम। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि दक्षिण एशियाई देशों का एक सांस्कृतिक और संगठन है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठन है, ठीक है। सार्क कई बार यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षिण एशिया में जो देश हैं, जो 8 देश हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, जो ये 8 देश हैं, इनका ही संगठन है सार्क, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की यदि बच्चों मैं बात करूं तो काफी महत्वपूर्ण है। 8 दिसंबर 1985 को ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, यहां पर इसकी स्थापना हुई थी, है ना। स्टार्टिंग में इसमें 7 देश थे। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 7 देश मेंबर थे। 8वां देश जो कि अफगानिस्तान है, ये बाद में जाकर के जुड़ा, ठीक है। कब जुड़ा? 2007 में। 2007 में अफगानिस्तान इसमें ऐड हुआ, किसमें? सार्क में ऐड हुआ। और वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक एक करके हम और भी पॉइंट इसके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये 8 देश हैं, देख लीजिए, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना। देखिए, जब हम पढ़ते हैं ना भारत की स्थलीय सीमा को पढ़ते हैं, तो कौन कौन से पढ़ते हैं? भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है। फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं चाइना, तो चाइना नहीं आता है, याद रखना, ठीक है। फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, नेपाल से लगती है और भूटान से लगती है और म्यांमार से लगती है। इतने हम पढ़ते हैं जब भारत की सीमा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको अफगानिस्तान को म्यांमार को हटा देना है और यहाँ से आपको चीन को हटा देना है ना। ये साउथ एशिया के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी आप अफगानिस्तान को ऐड करना है जो स्थलीय सीमा से लगते हैं, पाकिस्तान को करना है, नेपाल को करना है, भूटान को करना है और बांग्लादेश को करना है। दूसरी बात, श्रीलंका, जो कि एक हमारा समुद्री पड़ोसी, आप देखते होंगे कि जब भी भारत का मैप दिखाया जाता है ना, जब भारत का मैप दिखाया जाता है तो उसके साथ श्रीलंका का मैप हमेशा दिखाया जाता है ना। मतलब भारत का जब भी आप कहीं पे भी मैप देखेंगे इस प्रकार से ये वाला, तो इसके साथ आपको श्रीलंका का मैप जरूर दिखेगा और किसी का नहीं दिखेगा, पाकिस्तान का नहीं दिखेगा, अफगानिस्तान, ये कोई भी नहीं दिखेंगे, लेकिन श्रीलंका का जरूर दिखेगा क्योंकि ये हमारा समुद्री पड़ोसी है ना। एक लॉ ऑफ सी है ना, लॉ ऑफ सी है यूनाइटेड नेशन का। ये बोलता है कि किसी भी देश की
जो समुद्री सीमा होती है 200 नॉटिकल मील है ना, 200 नॉटिकल मील आप देखते होंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है। तो इसके अंतर्गत यदि कोई भी छोटा देश आता है बड़े देश की बॉर्डर में, उस जलीय सीमा में, तो उस छोटे देश को अपने अपने मैप के साथ दिखाना अनिवार्य होता है। तो यही रीजन है कि हम श्रीलंका को हमेशा अपने मैप के साथ दिखाते हैं, क्योंकि 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो एक देश श्रीलंका हो गया जो कि हमारा समुद्री पड़ोसी है, और नीचे एक छोटा सा देश मालदीव, अभी हमने डिस्कस किया था, जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है मालदीव। तो ये भी हिंद महासागर में स्थित है, तो ये भी साउथ एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 8 देश बच्चों रट लेना। इन्हीं के नाम पर एक संगठन भी है शार्क, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक राजनीतिक संगठन है। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है ना, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ये 8 देश इसके सदस्य हैं, आपको याद रखना है। और 2007 में 14वां जब इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, तो अफगानिस्तान इसका 8th मेंबर बना था। सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब भारत की यदि हम बात करें, तो भारत से तो हमने देख लिया किस किस देश की सीमा लगती है ना। इसके अलावा नेपाल से यदि आप देखेंगे तो नेपाल से भारत की सीमा लगती है। इसके अलावा ऊपर चाइना की सीमा लगती है, इसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी देश है खासतौर पर हमारे पड़ोसी हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसकी बॉर्डर किसके साथ लगती है। ठीक है, तो नेपाल की बात करेंगे तो भारत और चाइना के साथ बॉर्डर साझा करता है। भूटान की यदि आप बात करेंगे तो ये भी भारत और तिब्बत, या फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? तिब्बत बोलते हैं। तिब्बत प्लेट्यू है ना यहाँ पर, जो कि वर्तमान में चाइना के अंतर्गत आता है। चाइना ने एक प्रकार से कब्जा कर के रखा है इस पर, है ना, पहले देश हुआ करता था ये। तो तिब्बत या फिर चीन ही बोलेंगे इसको हम। चीन और भारत के साथ नेपाल और भूटान की बॉर्डर साझा होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये जो आपको यहाँ देश दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नेपाल, और ये है भूटान। इनको बच्चों हम बफर स्टेट भी बोलते हैं ना, बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या होता है? कोई भी ऐसा छोटा देश है ना, कोई भी ऐसा छोटा देश जो कि दो महाशक्तियों के बीच में एक एक प्रकार से देखें तो नियंत्रण करके रखता है, या फिर उसको बीच में स्थित होता है, उसको हम बोलते हैं बफर स्टेट। आपको याद रखना, जैसे कि आप देखेंगे ऊपर, आप देखेंगे चाइना है ना, एक महाशक्ति है। ठीक है, चाइना, और ये हमारा भारत है। ये दोनों क्या है? बड़े देश हैं, विश्व शक्तियां हैं। ठीक है, और इसके बीच में ये छोटे छोटे से देश नेपाल भूटान है। ठीक है, तो जो सामंजस्य बना के रखते हैं दो महाशक्तियों के बीच में, है ना, इनके मध्य में, तो छोटे देश जो होते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? बफर स्टेट बोलते हैं। तो नेपाल और भूटान ये बफर स्टेट है। आप यदि देखेंगे मंगोलिया, मंगोलिया को भी यदि आप देखेंगे तो रशिया और चाइना के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी, मंगोलिया को भी हम बफर स्टेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो याद रखना, कोई भी ऐसा एक छोटा देश जो कि दो महाशक्तियों के बीच में स्थित होता है उसको हम बफर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको याद रखना है। यहां पर आप देखेंगे बांग्लादेश है ना, तो बांग्लादेश की सीमा हमारे भारत से लगती है, और यहां पर आप यदि देखेंगे तो म्यांमार से भी इसकी बॉर्डर साझा होती है ना। ये म्यांमार है, म्यांमार से भी इसकी बॉर्डर लगती है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बारे में मैंने आपको डिस्कस करा दिया। एक बार और देख लीजिए, ये नेपाल है, कैपिटल क्या है? काठमांडू। कैपिटल भी याद करते जाना है। ठीक है, इंडिया और चाइना से बॉर्डर लग रही है। ये भूटान है, दोनों पर्वतीय, बिल्कुल पर्वत हिमालय में बसे हुए देश हैं, है ना। इसके अलावा भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है। ठीक है, और चाइना और इंडिया से इसकी कैपिटल साझा हो रही है। और यदि यहां पर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, तो हमारे भारत और म्यांमार से इसकी सीमा साझा होती है। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो ढाका यहाँ की कैपिटल है, और इनकी कैपिटल भी आपको याद करते जाना है। ठीक है, यदि हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भी आप देखेंगे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान है। तो यहां पर आप अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान है। ठीक है, इस प्रकार से अफगानिस्तान की यदि हम बात करेंगे तो ईरान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, भारत से इसकी, और पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर साझा होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। ईरान हो गया, इसके यदि आप पश्चिम में देखेंगे, ऊपर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से इसकी बॉर्डर लगती है। यहाँ पर जो पीओके वाला रीजन है ये हमारा, इससे इसकी बॉर्डर लगती है, पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है, और चाइना से इसकी बॉर्डर साझा होती है। और इसके यहाँ पर आप देखेंगे पतला से निकला हुआ हिस्सा ये है ना, ये वाला जो हिस्सा आप यहाँ पर मैंने इसको जूम कर दिया है, तो यह अकेला हिस्सा ही तजाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और भारत से सीमा साझा करते हैं। इसको हम बोलते हैं वखान कॉरिडोर।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वखान कॉरिडोर क्या है या फिर किस देश का हिस्सा है, आपको याद रखना है। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वखान कॉरिडोर क्या है, ठीक है, ये एग्जाम का नाम है IVACIO ग्रेड सेकंड का ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ है वखान कॉरिडोर का, तो याद रखना है। अफगानिस्तान का हिस्सा, ही सकरा सा निकला हुआ जो हिस्सा है, इसको हम वखान कॉरिडोर बोलते हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान, आपको पता ही होगा। यहाँ पर वर्तमान में जो आतंकवादी संगठन है उसका यहाँ पर शासन चल रहा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आतंकवादी संगठन है उसका नाम क्या है जिसका यहाँ पर शासन चल रहा है, और शरीयत कानून के हिसाब से, है ना, शरीयत लॉ जो है उसके हिसाब से यहाँ पर ये देश अभी चल रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो किन किन देशों से इसकी बॉर्डर लगती है आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान की बॉर्डर किस किस से लगती है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की बॉर्डर की यदि आप बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पर ईरान से इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ईरान से इसकी बॉर्डर लगती है। अफगानिस्तान से इसकी यहाँ पर बॉर्डर साझा होती है यहाँ पर, ठीक है, अफगानिस्तान की यहाँ तक आप देखेंगे ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये अफगान पाकिस्तान है, ठीक है। भारत से इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। तो ये तीन देशों से पाकिस्तान की बॉर्डर साझा होती है। लेकिन एक चीज आप यहां पर समझिए, है ना, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो भारत का हिस्सा है ना, ये वाला जो भारत का हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं POK, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। चूंकि इस पर क्या है, ये है तो भारत का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान का इस पर कब्जा है, पाकिस्तान का इस पर अभी उसने कब्जा कर रखा है। तो बहुत सी जगह आपको मिलेगा कि चाइना से भी इसकी बॉर्डर लगती है, लेकिन चूंकि ये हमारा हिस्सा है तो यहाँ पर हम तीन देश ही मानकर चलेंगे, अफगानिस्तान, ईरान और भारत से इसकी बॉर्डर साझा होती है, तो ये बात आपको रखना है। लेकिन POK वाला जो हिस्सा है इससे भी चाइना की बॉर्डर साझा होती है, तो इसको आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान की कैपिटल है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बच्चों ये साउथ एशिया के जो, चूंकि सारे हमारे पड़ोसी देश ही हैं, ठीक है, इसमें उतना ज्यादा मैपिंग में यदि आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि भारत के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ते ही हैं। बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, है ना, या फिर सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आइलैंड हैं, किसके साथ कौन सी सीमा लगती है, कैपिटल, है ना, यहाँ की तो कैपिटल वगैरह भी सिंपल है क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते ही रहते हैं ना। मालदीव और श्रीलंका के बारे में भी आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे से देश हैं, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है ना, श्रीलंका की कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और मालदीव यहाँ पर एक छोटा सा देश है हिंद महासागर का, ये भी दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण एशिया के जो देश मैंने आपको बताया, ध्यान से यहाँ पर पढ़ना कि किसकी बॉर्डर किसके साथ लगती है, नहीं लगती है, किसकी कैपिटल क्या है, यहाँ की करेंसी भी आप याद कर लेना, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा कि आपको करेंसी यहाँ की याद करना है, और यदि हो सके तो आपको कमेंट में भी उसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने सारे यहाँ पर चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला जो सेशन होगा उसमें हम साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है, और एशिया के ये पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना भी हो जाएगा अगले लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये सीरीज हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे ताकि मैपिंग की कोई भी चीज आपकी यहाँ पर मिस ना हो, तो आराम से हम ये सीरीज को चलाएंगे और हफ्ते में हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर इसका लाएं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप को, है ना, एशिया और यूरोप को कौन सी जल संधियां पृथक करती हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया तो बच्चे 100% फंस जाएंगे। बाब अल मानदेव जल संधि ये नहीं, ये किसको पृथक करती है बच्चों, ये पृथक करती है एशिया, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पृथक करती है ना, तो ये तो नहीं होगा। बास्पोरस स्ट्रेट बिल्कुल करती है, मैंने आपको बताया था। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करती है ना। सुएज कैनाल भी एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये भी एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करती है। और डार्डेनल्स, है ना, अब आपको कमेंट में बताना है कि डार्डेनल्स स्ट्रेट किसको आपस में जोड़ती है, कौन से सागरों को आपस में जोड़ती है। तो 2 और 4, है ना, सी आंसर सही हो जाएगा कि एशिया और यूरोप को बास्पोरस और डार्डेनल्स स्ट्रेट अलग करती हैं, है ना। मतलब जो मैंने आपको बताया था प्राकृतिक सीमा बनाने में जो महत्वपूर्ण निकाय हैं उसमें ये दो जल संधियां भी हैं, बास्पोरस और डार्डेनल्स, तो ये दो हो जाएगा। ये दोनों जो जल संधियां ये एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका के मध्य में देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में कौन से देश शामिल नहीं हैं। साउथ एशिया में, है ना, अभी हमने डिस्कस किया सदर्न एशिया में कौन से देश शामिल नहीं है।
अफगानिस्तान शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है ना। चाइना और म्यांमार में यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखना चाइना और म्यांमार शामिल नहीं है। मालदीव बिल्कुल शामिल है, थाईलैंड भी यहाँ पर शामिल नहीं है। कौन कौन से देश शामिल है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया है, शॉर्ट में हम लिख लेते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये 8 देश साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से देश शामिल नहीं है भैया? थाईलैंड नहीं है शामिल और म्यांमार नहीं है, तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया है, शामिल नहीं है ना, दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है, ठीक है। तो एक तो म्यांमार शामिल नहीं है, तो 3 हो गया, और थाईलैंड, ठीक है। तो 3 और 4 इसका 3 और 4 होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो कोई भी कर लीजिए, सी कर लीजिए, 3 और 4 है ना, सी आंसर हो जाएगा। 3 और 4 होगा, ऑप्शन में नहीं है तो ये आप नोट डाउन कर लेना। बाब अल मानदेव जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेट है ना, किन जलीय निकायों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। बाब अल मानदेव मैंने आपको बताया था। तो ये किसको जोड़ती है? रेड सी को आपस में जोड़ती है ना, और अदन की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ अदन या फिर अदन की खाड़ी को जो बाब अल मानदेव है ये आपस में कनेक्ट करती है। एशिया और अफ्रीका के बीच में आपको ये देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड सी और अदन की खाड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, आपको याद रखना है। न्यू गिनी आइलैंड, न्यू गिनी द्वीप जो है ये न्यू का कौन सा हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है ना। न्यू गिनी आइलैंड मैंने आपको बताया था, एक हिस्सा उसका ओशिनिया में आता है और एक एशिया में आता है। तो उसका जो पश्चिमी हिस्सा है ठीक है, जो पश्चिमी हिस्सा ये किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो न्यू गिनिया आइलैंड है, कुछ इस प्रकार से आपको आइलैंड देखने को मिलेगा। तो इसका पश्चिमी हिस्सा जो है ये इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। और पूरा जो पूर्वी एशिया है, ईस्टर्न ये जो द्वीप है ये पपुआ न्यू गिनी है। क्या है? पपुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी ये एक स्वतंत्र देश है ना, और इस पूरे आइलैंड को बोलते हैं न्यू गिनी आइलैंड, ठीक है। तो इसका पश्चिमी हिस्सा किसका? एशिया का पार्ट है। शार्क की स्थापना साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है। बखान कॉरिडोर किस देश के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? अभी मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है, याद रखना बखान कॉरिडोर। एशिया का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश श्रीलंका, तो किसका क्षेत्रफल के अनुसार बोल रहा है, ठीक है। तो मालदीव क्षेत्रफल की बात कीजिए, जनसंख्या की बात कीजिए, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है, मात्र 28,000 यहाँ पर पॉपुलेशन निवास करती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों ये 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि इस प्रकार के कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जो आज हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। ध्यान से इसकी मैपिंग करना, जो जो भी एक एक चीज मैंने आपको बताई है, चाहे वो एशिया से यूरोप से कैसे पृथक हो रहा है, अफ्रीका से कैसे पृथक हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से कैसे पृथक हो रहा है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, साउथ एशिया के बारे में मैंने आपको बताया। ध्यान से एक एक चीज़ डिस्कस करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे, जितना हमने पढ़ा ध्यान से पढ़ लेना। ये जो मैपिंग की सीरीज़ है स्लो चलेगी, हफ्ते में एक आध कोशिश करूंगा एक लेक्चर आ ही जाए, है ना। तो धीरे धीरे हमारी ये सीरीज चलेगी ताकि एक एक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिफरेंट सब्जेक्ट भी अवेल कर सकते हैं हमारी रूट एप्लीकेशन से। तो बच्चों फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, है ना। आपको सीरीज कैसी लग रही है, आज का लेक्चर कैसा लगा, कमेंट में जरूर आप अपना व्यू बताना। यदि कुछ और चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट क्योंकि लगातार पढ़ता हूँ, का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करूंगा रिप्लाई भी करूं, है ना। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आज के सेशन में, उसके आंसर भी आपको कमेंट में देना है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।